अगर आपको इजी मनी मिल रहा है ना, इसका मतलब आपको वो मनी खत्म करने वाला है। अगर आपको कहीं पे सूटकेस पड़ा मिल जाए और उसमें 1 करोड़ रुपए हो ना, उस सूटकेस को उठाना मत, वो तुम्हें खत्म करने वाला है। यंग कंटेंट क्रिएटर्स 19-19 20-20 साल के जो यंग लोग हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति आज के टाइम में हुई पड़ी है। लोगों को नहीं पता। लोगों को किन का पता चल रहा है? जो कंटेंट क्रिएशन में पैसा बना रहे हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल ही रही है समय रैना की या रिबेल किड की जो चल रही है, लोगों को लग रहा है अरे गाली दे के भी तुम 200 करोड़ की संपत्ति बना सकते हो। पैसा आप कितना कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे आप कैसे कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आपने पैसे को बैंक में बंद कर दिया, एफडी में रख दिया, वो सेफ तो है, बैंक में पैसा सेफ तो है, लेकिन क्या वो बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम्हें तो मोटा वाला रिटर्न चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालना है तो क्या करें? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये एक स्कीम है जिसके थ्रू जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो छोटे छोटे लोगों से, जिनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनसे पैसा उगाते हैं। एक ब्रह्मास्त्र के अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है और बंद ना करना पड़े, वो क्या है? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज शायद 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन जो अपने बड़े बिजनेसेस बिल्ड करना चाहते हैं, जो स्केल अप करना चाहते हैं। विजन है आगे। इन लोगों को तुम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक बड़े बाप की औलाद, एक छोटे बाप की औलाद। बड़े बाप की औलाद ये जिसके पास बहुत पैसा है। अब अदानी का बेटा है, वो कुछ भी बिजनेस शुरू कर ले, फ्लॉप हो जाएगा तो दूसरा शुरू कर लेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हर आदमी स्टॉक में पैसा डालना चाह रहा है, SIPs में पैसा डाल रहा है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वी आर स्पेंडिंग ऑन ब्रांड्स बट वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन मेकिंग अस अ ब्रांड। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में विच इज लव ऑफ एवरीवन्स लाइव्स एंड एप्पल ऑफ एवरीवन्स आईज, दैट इज पैसा। पैसा पैसा सिर्फ मैं नहीं, सब करते हैं और आप भी करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। सो पैसे की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है और उससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में बता के मैं आपका टाइम और अपने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग का पैसा खराब नहीं करूंगी। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय टुडेज गेस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल। इनके पास है IIM की डिग्री, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्फिडेंस और कंटेंट क्रिएशन की फेम। Currently, he owns 17 textile stores by the name कुर्बत। इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल क्रैक कर लिया है और अगर आप भी अपने स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आज का पॉडकास्ट ध्यान से सुनिए। That's her podcast. 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 वेरी वार्म वेलकम टू द शो राहुल। एंड वार्म वेलकम मैं क्या बोलूँ, मतलब थैंक यू फॉर अलाउिंग अस टू शूट एट योर ब्यूटीफुल स्टूडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर एस्टीम्ड गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। तो आप ये बताओ, मतलब मुद्दे पे आते हैं जी। पैसे पे आते हैं। आप इतना पैसे से पैसा बना रहे हो, हमें भी बताओ ज़रा पैसे बनाने की टेक्निक्स एंड ऑल्सो कोई इजी वे है। मतलब हम पैसा का आजकल कितना आप कंटेंट में भी देख रहे हो, रील्स में भी देख रहे हो। सो इज देयर एन ईजी वे टू मेक मनी या इज देयर समथिंग कॉल्ड ईजी मनी? हाँ है, बिल्कुल है। इजी वे बहुत सारे हैं पैसे बनाने के। कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो गुड़गांव में बहुत सारे लोगों ने ना इजी मनी बनाया था। आप नाथुपुर गांव की बात कर लो, शिकोपुर गांव की बात कर लो, DLF की बात कर लो, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी थी और उनके पास इजी करोड़ों रुपए आ गए थे। लेकिन पॉइंट ये है कि आज जो उनके बच्चे हैं या उनके जो पोते पोतियां हैं, वो उन्हीं की ज़मीनों पे बने हुए बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स जो है ना, उनमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं। और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं वो रात को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नशे की आदत लग चुकी है। दिन में सिक्योरिटी गार्ड अगर नशा करेगा, गांजा फूकेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए रात की ड्यूटियां करते हैं, नौकरियां करते हैं। ठीक है, बताना क्या चाह रहा हूँ, इजी मनी जैसी जो चीज़ है ना, वो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर आपको इजी मनी मिल रहा है ना, इसका मतलब आपको वो मनी खत्म करने वाला है। तो अगर आपको कहीं पे सूटकेस पड़ा मिल जाए और उसमें 1 करोड़ रुपए हो ना, उस सूटकेस को उठाना मत। वो सूटकेस जो है ना, वो तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला, वो तुम्हें ख़त्म करने वाला है, क्योंकि वो पैसा तुमने कमाया नहीं है। आप कोई भी सर्वेज उठा के देखोगे, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं दुनिया में, आप देखोगे कि जिन लोगों ने लॉटरियां जीती है, जिन लोगों ने KBC जीता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आज वो कहीं पर भी नहीं है।
केबीसी जीतने के 1 साल पहले जहां पे थे ना, आज वो वहां पे भी स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वो पैसा मिल गया जिस पैसे को उन्होंने कमाया नहीं। उनको यही नहीं पता था इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है। तो इजी मनी अगर आपको मिल रहा है, हाथ जोड़ लेना, भगवान इस इजी मनी को नहीं चाहिए। तो मुझसे कई बार कई लोग शो में पूछते हैं कि अगर आपको भगवान विश दे कि जो आप जितना पैसा मांगना चाहते हो उतना मांग लो भगवान तो से। सबकी विश है, मेरे को लगता हाँ, है। सबकी विश है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भगवान को बोलूँगा कि ये विश मैं नहीं मांगना चाहता। मैं ये मांगना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हों जिससे मैं उस पैसे को कमा पाऊँ और मल्टीप्लाई कर पाऊँ। वो भगवान कर ही नहीं सकता। भगवान मुझे इंटेलिजेंस दे सकता है, स्किल्स नहीं दे सकता। तो इंटेलिजेंस तो उन्होंने दे दिया था, स्किल्स डेवलप मैंने करने थे। वो मैंने स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके कोर्सेज करके वो स्किल्स डेवलप किए हैं। मैंने जॉब करके वहाँ से सीख के मैंने खुद से स्किल डेवलप किए हैं। यही लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ ये एक तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपने अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। ईजी, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ईजी मनी इन दिस वर्ल्ड। इफ इट इज ईजी, इट इज नॉट सस्टेनेबल। हाँ, इजी है तो थोड़ा सा उसको डरो, पहले सोचो। एक चीज़ आपने बताया कि प्रॉपर्टीज से इजी मनी है। दूसरा, आज हम देखते हैं कि यंग कंटेंट क्रिएटर्स 19-19, 20-20 साल के जो यंग लोग हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति आज के टाइम में हुई पड़ी है। सो वुड यू लेबल दैट एज इजी मनी? एंड सेकेंड, अब उनके पास क्योंकि इतना पैसा आ गया है, तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे, उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि यंग कंटेंट क्रिएटर्स और एक नए बंदे को इतनी जल्दी इतना सारा पैसा मिलना, तो उनके लिए व्हाट वुड बी योर सजेशंस? ओके, यंग लोगों के पास पैसा आना अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काफ़ी सालों से होता है। 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 साल के लोगों ने एंटरप्राइजेस भी बिल्ड किए हैं, बड़े फर्म्स भी बिल्ड किए हैं। फ़र्क इतना था कि वो जो काम कर रहे थे, अब कोलकाता में मान लो एक 17 साल की या 18 साल की लड़की है, उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट क्रिएट किया और लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया। वो बिजनेस कर रही है कोलकाता में बैठ के, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को किन का पता चल रहा है? जो कंटेंट क्रिएशन में पैसा बना रहे हैं। तो लोगों को यह लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन इज द ओनली वे टू मेक मनी एंड इजी मनी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं यंग एज में भी पैसा बनाने के। स्पोर्ट्स में भी जो 17-17, 18-18 साल के लोग हैं, स्पोर्ट्स में जो करियर बना रहे हैं, इंडिया के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा ही रहे हैं ना। राइट, उनको भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड एवरीथिंग मिल रहा है, कम अलोंग। राइट, अभी लोगों को क्या लग रहा है कि कंटेंट में 2-4 गाली वाली कर दो, ठीक है। जैसे अभी जो कंट्रोवर्सी चल ही रही है समय रैना की या रिबेल किड की जो चल रही है, लोगों को लग रहा है अरे गाली दे के भी तुम 200 करोड़ की संपत्ति बना सकते हो। अरे बना तो तुमने ली, अपनी मम्मी के सामने तो बैठ भी नहीं सकते तुम, उनको तो दिखा भी नहीं सकते काम क्या कर रहे हो। वो तो वही हो गया ना, जैसे लोग मान लो कोई गांजा बेच के, चरस बेच के पैसा कमा रहा है, अपने पेरेंट्स को थोड़ी बता सकता है कि मैं गांजा बेच के पैसे कमा रहा हूँ, अदरवाइज को इज्जत ही नहीं होगी घर में। तो वैसे ही इनका भी हाल है, जब ये गाली गलौज करके पैसे कमा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को थोड़ी अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। तो पैसा आप कितना कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे आप कैसे कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपने पैसे कमाने का प्रोसेस है वो सीख लिया है? क्या आपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सीख लिया है? आज अगर लेट्स से गवर्नमेंट गाइडलाइंस ला देती है कि भाई गाली गलोच वाला कंटेंट नहीं यूट्यूब पे पोस्ट होगा, तो इनकी तो जिंदगियां ही खत्म है। खत्म है ना। राइट। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो हमेशा अच्छा प्ले कर सकता है। आज वो लेट्स से ओलंपिक्स जीत रहा है, कल को वो अपनी एकेडमी खोल सकता है, उसके पास करियर चॉइसेस बहुत सारे हैं। लेकिन गाली गलोच वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि गाली अलाउड नहीं है, तो ये क्या करेंगे? इनका तो करियर ही खत्म है। राइट, दिस इज व्हाट दे नीड टू थिंक, कि तुम तब तक पैसा कमा रहे हो जब तक गवर्नमेंट बोल रही है कि बेहूदगी करके पैसा कमा लो। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ट्रैक पे आ जाओ, तुम्हारा तो करियर ही खत्म है, हो गया है ना। हाँ, अभी छुपे घूम रहे हैं ना। राइट, अभी तो मतलब पुलिस उनके घर पे जा रही है और लॉक लगे हुए हैं उनके घर पे। राइट, राइट, राइट। तो वो पैसा कमाने का फायदा ही क्या हुआ जब तुम्हें छुप के घूमना पड़ रहा है तो। राइट, राइट। हाँ, तो बच्चों के लिए पैसा कमाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो और अपने कुछ प्रोडक्ट्स बिल्ड करो, कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, स्पोर्ट्स में भाग लो, देश के लिए कुछ ऐसा करो कि यार तुम्हें सम्मानित किया जाए। वो पैसे कमाने का सही तरीका है।
गलत तरीके से पैसा कमाया है, समाज में इज्जत ही नहीं मिलनी। तो पैसा किस लिए कमाते हैं? इज्जत कमाने के लिए तो कमाते हैं ना भाई। या मतलब आजकल की तो मार्केट्स भी डिफरेंट हो गई है ना, मतलब दे आर केटरिंग टू अ मार्केट विच रियली डज नॉट बिलीव इन वैल्यूज। सो बट हम मार्केट पे बाद में आएंगे, अभी हम पैसे कमाने की बात करें। और पैसे उन्होंने कमा लिया, चलो हमने एकदम वर्चुअस सोर्सेज से पैसा कमाया, अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, उसको इन्वेस्ट कैसे करें? बिकॉज देयर इज अ क्लास, मतलब आजकल हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन द राइज, राइट? एवरीबडी इज इनटू इट फ्रॉम वन वे और द अदर। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं वो इसेंशली मिडिल क्लास से और आपके सर्विस क्लास से हैं। उनका एक पर्टिकुलर वे रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो सेविंग्स में ज़्यादा बिलीव करते थे, वेयर एज आज की जनरेशन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करती है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेटर वे टू मल्टीप्लाई मनी दीज डेज? ओके, पेरेंट्स का आपने एग्जाम्पल लिया, बैंक में पैसा डाल देते थे, एफडी में डाल देते थे, ठीक है। इससे मैं एक और क्वेश्चन को लिंक कर दूंगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि क्या बैंक में पैसा सेफ है? लेट्स से पैसे को बच्चे से कंपेयर कर लेते हैं। आपके घर में एक 4 साल का बच्चा है, वो पूरा दिन आपने कमरे में बंद कर दिया, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे पी रहा है, वहीं पे वॉशरूम जा रहा है, वहीं पे खेल रहा है, और महीनों सालों वो उसी कमरे में बंद है, ठीक है। क्या वो बच्चा डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो बच्चा सेफ है, दूसरों से सेफ है कि उसको कोई मारेगा नहीं, उसका रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन डैमेज तो वो रूम के अंदर रह के एक्चुअल डैमेज है। वो ग्रो नहीं हो रहा है, मेंटली ग्रो नहीं हो रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज जो रहते हैं, वो सोशल इन्वायरमेंट में जब बच्चों के साथ खेलता है तो बड़ा होता है, दिमाग डेवलप होता है। वैसे ही पैसा है, आपने पैसे को बैंक में बंद कर दिया, एफडी में रख दिया, वो सेफ तो है, बैंक में पैसा सेफ तो है, लेकिन क्या वो बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जैसे वो बच्चा आपने कमरे में बंद कर दिया, वैसे ही जब आप एफडी वगैरह में पैसा डालते हो तो आपने सेफ तो कर दिया। बैंक में डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। थियोरिटिकली बात करें तो हो सकता है, बैंक्स भी बंद होते हैं। तो लीगली अगर बात करें तो 5 लाख का आपका इंश्योरेंस होता है बैंक में। अगर आपका कोई भी पैसा है, बैंक बंद होता है, तो 5 लाख तक का तो आप सेफ हो। उससे ज्यादा जो पैसा है मोस्ट केसेस में वो भी नहीं डूबेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है लोगों के पैसे ना डूबे, चाहे वो प्रॉपर्टीज को सीज करे या कुछ भी करे, आपका पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या वो पैसा ग्रो हो रहा है, वो एक क्वेश्चन है। तो एफडीज में पैसा ग्रो नहीं होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो स्टॉक के ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल एसआईपीज वर्सेस स्टॉक मार्केट के जो डिबेट है, ठीक है। बहुत सारे लोग आज कॉर्पोरेट में है, एक आईटी में जॉब कर रहा है, लेकिन वो पैसा डाल रहा है स्टॉक मार्केट में। उसको नॉलेज ही नहीं है स्टॉक्स की। वो सोचता है मैंने इंटरनेट पे 2-3 रिसर्च पढ़ ली और उसके बेसिस पे मैं अच्छी कंपनी में पैसे डाल देता हूँ। आपको उस फील्ड की नॉलेज है ही नहीं। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपका पैसा डूबेगा। तो अगर आपको स्टॉक्स में पैसा डालना है, आप एसआईपीज में डाल सकते हो। एसआईपीज में क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक्स में ही डाला जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा स्टॉक में पैसा डाल रहा है जिसको स्टॉक्स की नॉलेज है और ज़्यादा रिस्की कंपनीज में नहीं डालेगा, जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज है उसमें डालेगा। तो एसआईपीज सजेस्टेड हैं, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें एसआईपीज का 10, 12, 15% वाला रिटर्न नहीं चाहिए, तुम्हें तो मोटा वाला रिटर्न चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालना है, तो क्या करें। स्टॉक मार्केट में पैसा डालने का सबसे सही जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख को 1-1 लाख के 10 हिस्सों में डिवाइड करो। 1 लाख रुपए के आप किसी कंपनी में डाल दो, लेट्स से एशियन पेंट में डाल दो। 1 लाख रुपए आप एमआरएफ टायर्स में डाल दो। 1 लाख रुपए लेट्स से एसबीआई बैंक में डाल दो। 1 लाख रुपए किसी और स्टॉक में डाल दो। ऐसे 10 कंपनियों में 1-1 लाख रुपए आपने डाल दिए। वो डाल के भूल जाओ कि मैंने डाले हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद उठा के देखो कि जो मैंने स्टॉक लिए थे यार मैं भूल गया, उनका क्या हुआ। उन 10 कंपनीज में से 1-2 जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होंगी, 1-2 जो है एवरेज परफॉर्म कर रही होगी। कोई 1 या 2 कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें जो 1 लाख रुपए लगाया था वो आज 1 करोड़ या 2 करोड़ हो चुका होगा। जैसे मार्क्स की एग्रीगेट होती है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही कुछ। हाँ, तो आपने पैसा डाल के 10 साल 15 साल छोड़ दिया, 10 कंपनी में पैसा डाला, तो उसमें से 1 आउट परफॉर्म कर चुकी होगी और 10 साल 15 साल बाद आप उठोगे, करोड़पति बन के उठोगे। ऐसे पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया जाता है। प्रॉब्लम कहां होती है वो आपको बता देता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम टाइम 10 इयर्स का होना चाहिए कि भूल जाओ। प्रॉब्लम कहां होती है, 10 साल तक मत देखो। हाँ,
प्रॉब्लम कहां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। आज स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, अगले दिन से ही उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मार्केट में पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में अपने आप को आप पोजीशन नहीं कर सकते। एक स्टोरी है स्टॉक मार्केट को लेके, वो पूरे स्टॉक मार्केट को ना समराइज करती है। पुरानी स्टोरियां नई नहीं है, वो सुना देता हूं आपको। एक बार एक पार्टी में एक जेंटलमैन जाते हैं, उस पार्टी में वो सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वहां पे ना मिठाई बट रही होती है। तो एक महिला आती है और वो थाली में मिठाई लेके आती है, वो पीछे से बांटना शुरू करती है। तो जब तक इन भाई साहब का नंबर आता है थाली खाली हो जाती है, इनको मिठाई नहीं मिलती है। वो सोचता है तो साला गड़बड़ है, पीछे से मिठाई आती है, उठ के पीछे बैठ जाता है। अब कि वो महिला थाली में मिठाई लेके आती है, वो आगे से बांटना शुरू करती है। तो जब तक पीछे उसका नंबर आता है मिठाई खत्म हो जाती है। ये सोचता है तो गड़बड़ है, या तो आगे से आते हैं या तो पीछे से आते हैं। ये लोग बीच में बैठ जाता है, उठ के बीच में बैठ जाता है। इस बार क्या होता है, एक महिला आगे से बांटना शुरू करती है, एक पीछे से बांटना शुरू करती है, दोनों आते आते बीच में खत्म हो जाती है। हो क्या रहा था, इसने अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करी, इसलिए इसको तीनों केसेस में से किसी में भी मिठाई नहीं मिली। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जब आप अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती रहती है। स्टॉक्स में पैसा डाल दो, 10 साल 15 साल के लिए छोड़ दो, आपका पैसा बन जाएगा। पोजीशन करने से क्या समझे हम? पोजीशन करने से आपने जैसे पैसा डाला 1 लाख रुपए, हफ्ते भर बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, यार मेरा पैसा कितना हो गया, निकाल लेता हूं, दूसरी कंपनी में डाल देता हूं, वो सब मत करो। महीने भर बाद देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, यार मैंने SBI में डाला था, 1 लाख डाला था, 1,11,000 हो गया, निकाल लेता हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम 10 साल पैसे डाल के छोड़ दो। और वो जो 10 लाख रुपए है ना, वो ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने 10 लाख का एग्जाम्पल लिया है, वो तुम्हारे 80,000 भी हो सकते हैं, राइट? तो स्टॉक्स में वो पैसा डालो जो तुम्हारा एक्सेस मनी है, जो तुम अदरवाइज सेविंग्स में डालने वाले थे, वो पैसा वहां पे डालो, जिसकी वजह से तुम्हारा डेली रूटीन अफेक्ट ना हो रहा हो। नहीं हिल रहा है, हाँ, वो पैसा स्टॉक में डालना चाहिए। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को जो है वो अपनी रेगुलर इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये एक स्कीम है जिसके थ्रू जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो छोटे छोटे लोगों से, जिनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उनसे पैसा उगाते हैं। सो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग उगाही केंद्र है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनको क्विक मनी चाहिए, इजी मनी चाहिए। इसलिए वो तो आप कहीं पे भी डेटा उठा के देखोगे तो गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है कि 100 में से 93 लोग जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग में डाल रहे हैं वो नुकसान कर रहे हैं। बाकी जो 7% है वो भी पैसा नहीं कमा रहे। उनमें से 3-4% लोग तो ऐसे हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं जितना हाउस कीपिंग वाली कोई फीमेल कमाती है, घर में जो काम करते हैं, मेल जो घर में काम करते हैं वो कमाते हैं। 1-2-3% लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, और वो लोग ऐसे हैं जो बैठ के साथ में डिसीजंस लेते हैं। अदरवाइज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं कमा रहा, ठीक है? अभी ये स्टेटमेंट सुनते ही लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई यूपीएससी में भी तो सक्सेस रेट जो है वो 1% से कम है, IITs में भी तो 1% से कम है, तो क्या वो भी करना बंद कर दे अगर सक्सेस रेट की बात है? इन मैं कैमरे पे है लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा, आप बेशक बीप कर देना, इन बड़े वाले को ये समझाए कि जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तुम्हारा यूपीएससी नहीं भी क्लियर होता ना, तो भी आप कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बिजली बोर्ड में क्लर्क, कुछ ना कुछ आप बनते हो। यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो आपका माइंड डेवलप होता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हो ना, तुम बेरोजगारी बनते हो, तुम जुआरी ही बनते हो और कुछ नहीं बन के निकलते हो तुम। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो जो प्रोसेस है जिसमें तुम वो पैसा डाल रहे हो, ठीक है, क्या कुछ सीख रहे हो? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में जो तुम टाइम लगाते हो उसमें क्या सीखते हो? तुम वो लाल हरी पीली कैंडल्स ही सीखते हो, कुछ नहीं सीखते हो उसके अलावा। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज अ स्कैम, वो ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, एक बार पैसा डाल दें, उसको कुछ साल के लिए छोड़ दें, मार्केट में अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश ना करें। अगर ठीक ठाक रिटर्न्स चाहिए, 10, 12, 13, 15% चाहिए तो SIPs में पैसे डाल दें। अगर बिल्कुल ही तुम्हें पैसे को सेफ रखना है तो आप FDs में डाल दें, लेकिन आपका बच्चा ग्रो नहीं होगा, आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेफ होगा जी। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बहुत ही हाइप्ड जिसे कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। सो व्हाट वुड बी द मोस्ट अंडररेटेड इफ वी से? सबसे अंडररेटेड जो इन्वेस्टमेंट है ना इस दुनिया का, वो लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट है। आज हम गुड़गांव में बैठे हैं, अभी आप मेरे साथ साइबर हब चल लो,
हम IBM चल लेते हैं, हम इन्फोसिस चल लेते हैं, हम TCS चल लेते हैं, हम KPMG चल लेते हैं, हम PwC चल लेते हैं। वहाँ पे मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स से मिल लेते हैं। 100 मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स से मिल लो और उनसे ये पूछ लो कि आज की तारीख में क्या तुम किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल तुमने किया हुआ है अपने आप को, किसी लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है? आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं किया हुआ? उनको ये लग रहा है कि मैंने MBA कर लिया या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हर आदमी स्टॉक में पैसा डालना चाह रहा है, SIPs में पैसा डाल रहा है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। राइट, अपस्किलिंग। हाँ, सबसे अंडररेटेड जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ है। कितने लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लर्निंग प्रोग्राम में कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी जब मैं 22-23 साल का था। अभी मैं 37 साल का होने वाला हूँ। कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल में मैंने कोई ना कोई लर्निंग प्रोग्राम नहीं लिया हो। 10-10, 15-15 लाख रुपए के लर्निंग प्रोग्राम्स मैंने अटेंड करे हैं और लगातार मैं करते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये जो मैनेजर्स है, सीनियर मैनेजर्स है, इनको ये लगता है कि कंपनी की जिम्मेदारी है मुझे सिखाना। कंपनी की नहीं है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। कंपनी तुम्हें वो सिखाएगी जो काम करके कंपनी को फायदा होता है। फिर जब कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश नहीं करते हो और जब तुम्हारी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, फिर तुम वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो, कॉर्पोरेट स्लेव्स बन गया हूं मैं। अरे कॉर्पोरेट स्लेव तुमने खुद को, अपने आप को बनाया है। अपने अंदर वो वैल्यू क्रिएट करो कि मार्केट में तुम्हारी वैल्यू हो, नाम से लोग तुम्हें जाने यार। वो तुम कर सकते हो। आप सोचो नेहा, कोई KPMG का मैनेजर है या TCS का मैनेजर है, IBM का मैनेजर है, ठीक है, उसके CV पे 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिखे हों कि उसने IIT से फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स किया है, IIT रुड़की से उसने लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग का कोर्स किया है। ऐसे 10 सर्टिफिकेशंस उसके CV पे लिखें। क्या उसको SIP में पैसे डालने की जरूरत होगी? होगी नहीं। उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू होगी, जहां पे भी उसका CV जाएगा ना, वो देखेंगे अरे ये बंदा है क्या है साला, इतना लर्निंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसने अटेंड कर लिए। उसको क्यों स्टॉक मार्केट में पैसे डालना है? उसने अपने ऊपर पैसे डाल लिए हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यूथ इज डूइंग टुडे। Like we are spending on brands, but we are not spending on making us a brand. हाँ, पूमा, बिल्कुल। कितनी बड़ी स्टेटमेंट आपने बोली है। वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन ब्रांड्स बट वी आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन मेकिंग आवरसेल्व्स अ ब्रांड। पूमा के 5,000 के जूते पहन लेंगे। मैं तो काफ़ी सारे, देखो सर्कल तो हर किसी का होता है, मेरा भी एक अच्छा सर्कल है, तो मैं अपने फ्रेंड से कई बार मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कई लोगों ने रोलेक्स की घड़ी पहनी होती है 10 लाख रुपए की। अपने ऊपर 10 रुपए नहीं खर्च करने। उनको लगता है कि रोलेक्स की घड़ी पहनने से मेरा बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा। भाई वो इमेज ना, अपने आप को ब्रांड बना लो, फिर तुम्हें शायद रोलेक्स की घड़ी पहनने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी के शौक रहते हैं, तुम कुछ भी करो, उसमें बुराई नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने आप को कुछ नहीं बना रहे हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो। कपड़े लत्तों से नहीं डेवलप होते हैं, महंगी घड़ियों से नहीं होते हैं। अपने आप को डेवलप करो तो शायद हो सकता है कल को आपको शो ऑफ करने की जरूरत ही ना हो। इस हमारी डिस्कशन से मुझे 2 क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। एक तो ये, जैसे हम लर्निंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अच्छे इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स या फिर अफिलिएटेड प्रोग्राम्स से करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ भी गए। दे आर ऑल्सो अ मॉडल ऑफ लर्निंग, अर्निंग मनी, आई वुड से, है ना, कि एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं ना कहीं सब लोग कोर्सेज भी बेच रहे हैं। एक तो उस पर आपका क्या व्यू रहेगा, एक तो वो बताएं, और दूसरी बात, पहले आप इसे करें फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ये आंसर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्सेज बेच रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया पे एक और गलती जो युवा कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है जो कंटेंट उसके सामने आ रहा है। वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा जो उसको सर्च करके उसके सामने आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रील देख रहा था, उस रील पे किसी बिजनेस कोच ने बता दिया मैं तुम्हारा बिजनेस शुरू करा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करा सकता हूँ, उसने उसका कोर्स खरीद लिया। उसको करना क्या चाहिए था? उसको गूगल पे जाके ये सर्च करना चाहिए था विच आर द बेस्ट कोर्सेज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस।
जब वो ये सर्च करता ना तो वहाँ पे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं, मैं फिर से आईआईटीज़ का नाम ले रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, या जितने भी आईआईटीज़ है या अच्छे कॉलेजेस जो हैं, हर कॉलेज अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आज की तारीख में करवा रहा है। और वो जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो फैकल्टीज़ हैं वो ये आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो। लेकिन वो तो आप देख ही नहीं पा रहे। वो पता है आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे एड्स रन नहीं करता या कम मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करता है, इसलिए तुम वो चीज़ देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, लोगों से मिलो, बाहर जाओ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, रेस्टोरेंट्स में जाओ, लोगों के साथ कॉफ़ी पियो, अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे गाइडेंस लो। अब तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ गूगल रिव्यूज़ पे अपने डिसीजंस को निर्धारित कर रहे हो कि इस बिजनेस कोच के रिव्यूज़ बढ़िया है। अरे भाई, रिव्यूज़ तो खरीदे जाते हैं। हाँ, 5,000 रुपये में इतने सारे रिव्यूज़ खरीद लिए जाते हैं, हर कोई लिख देता है दिस बिजनेस कंसल्टेंट इज़ वेरी गुड। वो सब ना करो, लोगों से मिलो, जिन लोगों ने कोर्सेज लिए हैं उनसे फीडबैक लो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कौन सा प्रोफेसर बढ़िया है, कौन सा बिजनेस कोच बढ़िया है, कौन सा कंसल्टेंट बढ़िया है। तो कोर्सेज लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्सेज की आप चॉइस कैसे कर रहे हो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोर्स लेते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखें, कोर्सेज वो लेने की कोशिश करें। आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेने, इट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करेंगे जो ऑनलाइन कोर्सेज आप ले रहे हो उसमें कुछ क्लासेस फिजिकल हो। ओके। लेट्स से आप कोई 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसकी सारी क्लासेस ऑनलाइन सैटरडे संडे को हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसे होने चाहिए जिसमें आप उस इंस्टीट्यूट में जाएं और अगर आपके बैच में 30 से 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनके बीच में आप जाके बैठें, इंस्ट्रक्टर से आप बात कर सके। तो होगा क्या, अगर मान लो 3 दिन की भी फिजिकल क्लासेस है, 3 दिन आप उन 40 लोगों के बीच में बैठोगे, आप उनसे बात करोगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लोगे, तो बाद में जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी ना, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो दूसरे लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, उनसे आप सीख सकते हो। पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऑनलाइन प्रोग्राम से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको कोई भी पीयर लर्निंग नहीं मिल रहा है, कोई पीयर्स है ही नहीं, आप अकेले हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप 40 लोगों से जुड़े हुए हो तो आपको यह समझ में आएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई, और आप जाके इंस्टीट्यूट में बोल सकते हो कि ये जो प्रोफेसर समझा रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो इसी लाइट में व्हाट अबाउट वर्कशॉप्स, जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, जो जूम कॉल्स होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सो हाउ डू यू टेक दैट? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं भी करता हूँ, ठीक है, मैं अपने इसी ऑफिस में लोगों को बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। उस ट्रेनिंग में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, अब मैं लोगों को गुड़गांव क्यों बुला रहा हूँ, लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लोगों को क्यों बुला रहा हूँ? यहाँ पे बुलाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आज बिजनेस करे बैठे हैं, कुछ है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लेट्स से सलों बिजनेस कर रहे हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है। तो ये आपस में एक कोहोर्ट है, ये आपस में रिलेशंस बिल्ड करते हैं, बाद में एक दूसरे से जुड़ते हैं, कई बार तो यहीं से को फाउंडर्स उनको मिल जाते हैं। ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही वर्कशॉप जो है ऑनलाइन भी कर सकता था, लेकिन मेरे को ये पता है कि ऑनलाइन वर्कशॉप में जो ये पीयर लर्निंग वाला जो है, ये नेटवर्किंग वाला जो अपॉर्चुनिटी है, ये मिस हो जाएगा। इसलिए मैं उनको यहाँ पे बुला रहा हूँ। यहाँ पे जब वो आते हैं तो मैं उनको दिखाता हूँ कि मेरा सिस्टम कैसा है, जो सिस्टम तुम्हें भी शायद बनाने की ज़रूरत है। बार कोडिंग अगर अपने प्रोडक्ट्स पे तुम्हें करना है तो मेरी टीम कैसे करती है, मेरे सिस्टम्स कैसे हैं, कौन से हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, ये चीज़ वो खुद से फिजिकली देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वीनियंस तो है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, लेकिन जो एबिलिटी टू लर्न है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि कुछ क्लासेस ऑफलाइन हो, उसके बाद ऑनलाइन चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्लासेस फिजिकल ना हो, लेकिन कुछ क्लासेस कोर्स में फिजिकल होने ज़रूरी हैं। राइट, यू कांट रियली डू अवे विद फिजिकल क्लासेस ना, True. मतलब फिर नेटवर्किंग के अलग इवेंट्स करते रहते हैं। ट्रू, करना तो वो भी पड़ता ही है। हाँ। सो अभी आपने मार्केटिंग की भी बात करी, तो मार्केटिंग पे स्पेंड करना कितना इम्पोर्टेंट है और कितने % करना चाहिए? एक अगर आप अपने बिजनेस का एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा अगर आप फाइनेंशियल जो भी आपने बजट बना रखा है उसमें से आपको मार्केटिंग पे कितना स्पेंड करना चाहिए? लेट्स से नेहा, मेरा 4 मंजिल का एक घर है और उसमें 4th फ्लोर खाली है, और मैं वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ओपन कर देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल 4th फ्लोर पे, अब वहाँ पे कस्टमर्स कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे। मुझे लोगों के पास जा जाके बताना पड़ेगा कि भाई 4th फ्लोर पे मेरे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब वो करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं? मैं लीफलेट्स बंटवा सकता हूँ अपने आसपास, अगर मेरे को आसपास के लोग ही बुलाने हैं। मैं लोगों के नंबर्स कहीं से लेके मैसेजेस भिजवा सकता हूँ। मैं वहाँ पे इवेंट्स रन कर सकता हूँ अपने रेस्टोरेंट के आसपास। मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं उनको अपने एड्स दिखा सकता हूँ। ये चीज़ मुझे करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट 4th फ्लोर पे है। अगर वो रेस्टोरेंट 4th फ्लोर की जगह ग्राउंड फ्लोर पे होता तो वैसे ही आते जाते वो रेस्टोरेंट सबको दिखता। तो मुझे मार्केटिंग में कम स्पेंड करना पड़ेगा। ऊपर अगर मैं हूं तो मैंने जो एक्सपेंस लोकेशन पे बचा लिया वो मुझे मार्केटिंग पे लगाना पड़ेगा। और नीचे क्योंकि मैंने लोकेशन पे पैसा खर्च कर दिया, अब ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर का रेंटल बहुत महंगा होगा, 4th फ्लोर का बहुत कम होगा, सिग्निफिकेंटली कम होगा। तो आप कौन सी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हो वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करेगा। अगर बहुत सारे लोगों की जो बिजनेसेस जो होते हैं, दुकानें होती हैं, जो उनके ऑफिसेज होते हैं, उनकी लोकेशन ऐसी होती है कि उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, उनको तो कस्टमर्स को भेजना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, उनको तो वापस भेजना पड़ता है। तो वहाँ पे जो सारा पैसा है वो आपने क्या कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट करने में लगा लिया। तो वहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस आप कम रख सकते हो। मार्केटिंग एक्सपेंस में एक प्रॉब्लम भी बता देता हूँ जो है, लोग मार्केटिंग में स्पेंड क्यों नहीं करते हैं। लेट से आपने एक बिजनेस शुरू कर लिया, बिजनेस के लिए आपने कोई स्पेस रेंट पे लिया, वो रेंटल तो हर महीने जाएगा ही जाएगा। आपने स्टाफ हायर किया, उनकी सैलरी तो हर महीने जाएगी ही जाएगी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका मेंटेनेंस, वो तो हर महीने जाएगा ही जाएगा। उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, राइट? मार्केटिंग एक्सपेंस ऐसा है जिसको आप ख़त्म कर सकते हो, इसलिए लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, जिस जिस चीज़ को हटाया जा सकता है उसको हटा देते हैं। तो मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इजीली हटाया जा सकता है। नहीं कर रहा मैं मार्केटिंग, और उससे उनका बिजनेस ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, आपके एक कंज्यूमर बेस, कस्टमर बेस बन गया तो आप हटा लो। नहीं तो बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों, ब्रांड रिकॉल नाम की भी एक चीज़ होती है। हाँ, ट्रू। और उसके अलावा भी मान लो किसी का धंधा नहीं चल रहा तो वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस कम करो, और एक्सपेंसेस में वो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस ही कम कर देता है, जिसकी वजह से धंधा और नहीं चलेगा। तो जब भी आप एक्सपेंसेस कम कर रहे हो ना, तब भी आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाओ, क्योंकि वहां से आपको धंधा आएगा, वहां से आपको सेल्स आएगी। मार्केटिंग एक्सपेंस को कम मत करो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये मिस्टेक्स करती है, मार्केटिंग एक्सपेंस को कम कर देती है, और जैसे ही मार्केटिंग एक्सपेंस को कम कर देती है सेल्स डाउन होनी शुरू हो जाती है। जब आपकी सेल्स डाउन होती है ना, तो सिर्फ सेल्स डाउन नहीं होती है, आपका मोटिवेशन, आपके टीम का मोटिवेशन, आपके इन्वेस्टर्स का मोटिवेशन, आपके स्टेक होल्डर्स का मोटिवेशन, सबका मोटिवेशन डाउन होता है। कि पिछले साल तो भाई हमारी फॉर एग्जांपल लेट्स से फरवरी में 100 करोड़ की सेल हुई थी, इस बार हमारी 85 करोड़ की हुई है, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अपनी सेल्स को कभी भी डाउन मत होने दो। मार्केटिंग एक्सपेंस कम करोगे, सेल डाउन होगी, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। सो वर्ड ऑफ माउथ जो एक ऑथेंटिक चैनल रहता है मार्केटिंग का, आज के टाइम में आपको लगता है कि उसकी कहीं वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट, क्योंकि इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म, इतना ट्रैफिक, इतनी नॉइज है कि वर्ड ऑफ माउथ के अकेले बेसिस पे मार्केटिंग की जा सकती है? वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ही सॉलिड टूल है एंगेजमेंट का, कस्टमर एंगेजमेंट का, कस्टमर फुटफॉल का, बहुत सॉलिड है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है अगर आपको कस्टमर्स जो है अपने विसिनिटी में से लाने हों। लेट्स से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हैदराबाद में भी बेच रहा है, अहमदाबाद में भी बेच रहा है, चेन्नई में भी बेच रहा है, दिल्ली में भी बेच रहा है, यूपी में भी बेच रहा है, राइट? वो हर जगह एक एक प्रोडक्ट भेज रहा है, तो वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। आप अगर एक ही सोसाइटी में आपकी दुकान है तो उस सोसाइटी में सब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके बारे में जान जाएंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। लेकिन जब आपका एरिया बहुत वाइड है तो वर्ड ऑफ माउथ जो है उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप एरिया बहुत बड़ा कवर कर रहे हो, और वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एक लिमिटेड रेंज तक पहुँच सकता है।
उसके बाद आपको क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना होता है, राइट। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना आप दूर अपने आप को स्प्रेड करने की कोशिश करोगे, वर्ड ऑफ माउथ जो है उसकी इफेक्टिवनेस उतनी उतनी कम होती जाएगी और मार्केटिंग एक्सपेंस उतना उतना बढ़ता जाएगा। राइट, रेंज पे डिपेंड करता है। ओके, सो अभी आपने एक एग्जांपल दिया था एक रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से ही लेके चलते हैं, फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग भी होने लगी है और इतने रेस्टोरेंट्स, इतने कैफ़ेज़ आप देख रहे हो, इतने आ रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हो? विल इट बी मतलब ओपनिंग अप अ कैफ़े, ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट और डूइंग समथिंग इन फूड, वो एक एवरग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन है या फिर वो अभी ट्रेंडिंग है? नहीं, खाना जो है, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्या है, वो खाना है, तो खाने की नीड कभी भी खत्म नहीं होगी। अभी क्या हो गया है, थोड़ा एक्साइटिंग फूड लोग खाने लग गए हैं, राइट। एक्सपीरियंस को जो आपका रेस्टोरेंट है वहां पे जो सर्विसेज है उसको एक्सपीरियंस लोग करना चाहते हैं, राइट। ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन क्या ये ओवर हाइप्ड है, क्या ये ट्रेंड है जो कुछ साल के बाद खत्म हो जाएगा? कभी भी खत्म नहीं होगा। खाना लोग हमेशा खाएंगे, अच्छा खाना हमेशा खाएंगे, रेस्टोरेंट को हमेशा एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन रेस्टोरेंट्स बंद क्यों हो रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी लोग आज रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, साल भर बाद, 2 साल भर बाद पता लगता है कि ये तो दुकान खाली हो रही है, तो रेस्टोरेंट खाली हो रहा है। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर रेस्टोरेंट्स ओपन कर रहे हैं। इंटरनेट पे देखा कोई कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है, इंटरनेट पे देखा कि रेस्टोरेंट से किसी ने 2000 करोड़ कमा लिया, तो इनको लगता है मैं भी कर लूँगा। एक रामबाण जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर अर्जुन के पास क्या था, ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र के अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है और बंद ना करना पड़े, वो क्या है बहुत साधारण सा। वो ये है कि रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले किसी रेस्टोरेंट में साल भर जॉब कर लें। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब करेंगे, वो जॉब कैसी भी हो सकती है। अगर आपको कैश मैनेजमेंट आता है तो कैशियर की जॉब कर लो, स्टोर मैनेजमेंट आता है तो स्टोर मैनेजर बन जाओ, होटल मैनेजमेंट आपने किया है तो आप वहाँ पे लेट्स से शेफ बन जाओ, या वहाँ पे कोई आप कोई भी स्टाफ का जॉब कर लो। वो करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो एरिया है इसमें किस तरह के कस्टमर्स आते हैं, वो किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, किस बजट का खाना खाना पसंद करते हैं, क्या यहाँ पे कस्टमर कंप्लेंट्स कितने ज़्यादा हैं, किस तरह से कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है, मामे आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना होता है, जेब में कितना डालना होता है, फूड वाले आते हैं तो उनकी जेब में कितना डालना होता है। इंडिया का कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IIM अहमदाबाद इंडिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मुझे भी उन्होंने ये नहीं सिखाया कि मामे आएंगे तो जेब में कितना पैसा डालना है, कोई नहीं सिखाता। कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली आपको सीखनी पड़ेगी, और इसके बिना तुम कर ही नहीं सकते ना। मान लो तुम्हारी दुकान पे कोई फूड इंस्पेक्टर आ गया और तुमने बोल दिया देखो सब कुछ चेक कर लो, सब कुछ ठीक है, 25 कमियां निकाल देगा, तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करा देगा। तो ये चीजें तुम्हें कब पता चलती है, जब तुम ग्राउंड पे काम करते हो। तो कुछ टाइम जब आप जॉब कर लेंगे एक रेस्टोरेंट में, तो नया जब रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसके बंद होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली लो हो जाएंगे, करीब 90% से 50-60% पे आ जाएंगे। और 50-60% से कम में लेके आना है तो उसके लिए क्या करो, छोटे से स्टार्ट करो, बहुत छोटे से स्टार्ट करो। इतने छोटे से स्टार्ट करो कि मान लो लेट्स से आपने कुछ बर्गर का स्टॉल स्टार्ट किया है, वो नहीं चल रहा, तो अगले दिन वहाँ पे तुम लेट्स से फ्रेंच लेट्स से व्हाट यू कॉल इट पिज्ज़ा बेचना शुरू कर सके, मोमोज बेचना शुरू कर सके। जब आप एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं ना, तो उसका सेटअप ऐसा रहता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक छोटे सेटअप में स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो दूसरे से आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका बिजनेस बंद होने के चांसेस जो हैं वो और सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होकर 10-20% तक आ सकते हैं, उससे कम नहीं आ सकते। राइट, 100% बिजनेस सक्सेस होगा का फॉर्मूला नहीं है, वो तो है ही नहीं। बट एज ए कंज्यूमर ऑल्सो एंड आई हैव नोटिस्ड ऑल्सो कि जैसे आपने कहा ना छोटे लेवल पे स्टार्ट कर लो, बट समहाउ आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि छोटे लेवल पे कुछ भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है ना वो बहुत इवॉल्व हो चुका है, उसको आपको एक बेसिक लेवल ऑफ एमिनिटीज़ कह लो या बेसिक लेवल ऑफ सम सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। उसके पहले तो आपका रीच आउट ही नहीं होता है। मतलब अगर आपने बहुत कम रखा है, ये मैंने हर जगह नोटिस किया है, चाहे वो कोई जैसे सुपर स्टोर्स होते हैं वो हो गए या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, जो बिल्कुल
बेसिक होगा ना, पीपल वुड नॉट आल्सो लाइक टू गो देयर, सो देन ओके, मैं इसको आंसर कर देता हूँ। हम अभी गुड़गांव सेक्टर 14 के आसपास हैं। सेक्टर 14 में मार्केट है, उसकी बात कर लेता हूँ। सेक्टर 14 मार्केट में बहुत सारे पीजीज हैं, उनमें ऐसी लड़कियां रह रही होंगी जो पीजी में रहती है, उसको 40 रुपए वाला मोमो ही खाना है। और वहाँ पे ऐसी भी महिलाएं रह रही हैं जिसके हस्बैंड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, डीएसपी की वाइफ्स हैं, डीएसपी साहब खुद रह रहे हैं, कर्नल साहब खुद रह रहे हैं। तो हर एरिया में हर तरह का कंज्यूमर है। तुम्हें कौन सा टारगेट करना है? अभी मुझे पीजी वाली दीदी टारगेट करनी है जिसको 40 रुपए का मोमो खाना है। मेरे को सर्विस देनी ही नहीं है। 40 रुपए का मोमोज खा ले, अपनी सहेली को लाके अगले दिन खिला दे और मेरे को बता दे कैसा है। जब ये चल जाएगा ना मेरा धंधा, तो ये जो पीजी वाली दीदी है मैं इसको डिच कर दूंगा और मैं एक थोड़े प्रीमियम कस्टमर की तरफ बढ़ूंगा। उसके बाद जब ये दीदी मेरे पास आएगी ना, तो मेरे को बोला करेगी भैया 40 वाले मोमोज तुमने 60 के कर दिए। तो मैं दीदी को बताऊंगा दीदी पहले नॉन एसी था, अब एसी लगा दिया है मैंने। दिस इज हाउ बिजनेसेस राइज। पहले आप बिल्कुल बिना फैसिलिटीज की चीजें लोगों को प्रोवाइड करते हो, सस्ते में प्रोवाइड करते हो। लोग आते हैं सस्ते की वजह से लेते हैं, धीरे धीरे करके आप फैसिलिटीज ऐड करना शुरू करते हो। अपने नॉन एसी वाले जो रेस्टोरेंट्स है उसको एसी में कन्वर्ट करते हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, उसको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते हो। जब आपको गेम समझ में आ जाता है ना, तब आप 20,000 रुपए वाली दुकान को छोड़ के 1 लाख रुपए वाली दुकान ले लो, अब चल जाएगा। तो जो लोग छोटे से शुरू करके और गेम को सीख लेते हैं ना, वो ये सीख लेते हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले महीने 5,000 की सेल आई थी, अगले महीने डेली की 6,000 की सेल आ रही है, उसके बाद 8,000 की सेल आ रही है ना, तो वो उसको 80,000 पे ले जाने का गेम समझ चुका है। राइट। लेकिन पहले ही दिन अगर उसने ये सोचा कि मैं 50 लाख का रेस्टोरेंट खोल लूँ, तो वो जो पीजी वाली दीदी है ना, उसको सर्व ही नहीं कर पाएगा। वो सर्व किसको करना चाहेगा, कर पाएगा? डीएसपी साहब को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, या वहाँ पे जो डिफेंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स उस सोसाइटी में रह रहे उनको। और उनको टारगेट करना इजी नहीं है, उनको फिर सब कुछ चाहिए। उनको इजी नहीं है टारगेट करना। राइट। और उनमें से अगर 10 लोग आए और 2 लोग दोबारा नहीं आए, 3 लोग दोबारा नहीं आए, तो तुम्हारा बिजनेस फिर नहीं चल पाएगा। तो शुरू में ज़्यादा लोगों को टारगेट करो, धीरे धीरे करके फिर नीश बना लो अपने बिजनेस को। दिस इज हाउ इट जनरली वर्क्स। ओके, सो जैसे प्रीमियम की भी अभी बात हो रही है, ऑर्गेनिक फूड का आप क्या फ्यूचर समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड एज अ एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन। अब ऑर्गेनिक फूड जो सेगमेंट है, अब वो ब्लूम कर सकता है। पहले इसने बहुत ज़्यादा ब्लूम नहीं करा था, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से ये ब्लूम कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा जिम्स ओपन हो रहे हैं, स्कूल्स में जो खाने की क्वालिटी होती थी वो इम्प्रूव हो रही है, हॉस्पिटल्स में खाने की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। तो अगर आप गूगल पे भी जाके आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, तो एक्चुअली लोग जो हैं, बहुत सारे लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माइक्रो ग्रीन्स फार्मिंग कर रहे हैं। माइक्रो ग्रीन्स क्या रहते हैं? ये पतले पतले पत्ते जैसी चीज़ होती है विच आर रिच ऑन फाइबर। और उससे ना एक एक कमरे में फार्मिंग करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या करते हैं वो लोग? ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। एक स्लैब्स बना देते हैं, उन स्लैब्स पे फार्मिंग करते हैं। मशरूम फार्मिंग एक एक 2-2 कमरे से करके लोग यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, इस तरह के स्टेट्स में भी ना, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है। मैं सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए तो आपको बहुत वास्ट लैंड चाहिए, और लैंड की प्रॉब्लम वैसे ही आ रही है। ट्रू। तो अभी वर्टिकल फार्मिंग जो है ना वो की जा रही है। और वर्टिकल फार्मिंग में क्या रहता है, आपने एक कमरा ले लिया, स्लैब्स पे स्लैब्स बना के, और आप 8 फीट हाइट तक फार्मिंग कर पाते हो। और उनमें जो टेक्नोलॉजीज यूज किए जा रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल, जो वो यूएस में जो चीज़ें अच्छी हुई थी, जर्मनी में जो चीज़ें अच्छी हुई थी, यूके में जो चीज़ें अच्छी हुई थी, उन टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाके इनमें यूटिलाइज किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब लोगों के पास लर्निंग का एक्सेस है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो तो इजीली इंटरनेट पे सीख लेते हैं कि जर्मनी में ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी चीज़ें सक्सेसफुल हुई थी। वो अपने घर पे ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल हो जाती है और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप लिंक्डइन पे चले जाओ, आप गूगल पे नॉर्मली भी सर्फ करोगे तो आपको बहुत सारे युवा ऐसे दिख जाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये सोच लिया कि भाई मेरा काम धंधा बंद होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करके देखूं।
मैंने बेशक लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मेरे को माइक्रो ग्रीन्स का एंटरप्रेन्योर बनना है, उसका बिजनेस करना है। उसने स्टार्टअप करा, वर्टिकल फार्मिंग अपने रूम में करने की कोशिश करी, उसने जर्मनी से कोई टेक्नोलॉजी लाया, जापान से कोई टेक्नोलॉजी ला के उसमें बिल्ड करने की कोशिश करी, एंड इट वर्कड। अच्छी पैकेजिंग करी, अच्छी मार्केटिंग करी, और पैसा बना रहे हैं ऐसे लोग। राइट मतलब एक जगह अगर लैंड की हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव मींस अवेलेबल हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास लर्निंग है, 100% है। वर्टिकल फार्मिंग आप कर सकते हो, लैंड जो है उससे 8 गुना 10 गुना तक आप उस लैंड का यूज करके फार्मिंग कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, इनफैक्ट एक रील देख रहा था। उस एक रील में एक किसान क्या कहता है कि मैं 1 किलो अनाज को 100 किलो बना देता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। और उस बने बनाए अनाज को जो लोग पीस के दलिया बना देते हैं वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये साइंस पता है क्या है नेहा? ये साइंस है कि डू यू हैव द लिबर्टी टू प्राइस योर आइटम्स। किसान जो अपना अनाज उगा रहा है वो उसका प्राइस सेट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं गेहूं 64 रुपए किलो बेचूंगा, नहीं कर सकता वो। लेकिन जो दलिया बना रहा है ना, वो ये कह सकता है कि मैं अपने दलिया को 150 रुपए किलो बेचूंगा। वो अपनी पैकेजिंग चेंज कर सकता है, वो उसमें इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के कुछ दिखा सकता है। तो अगर आपको किसी भी बिजनेस में मोटा पैसा कमाना है ना, मल्टीप्लाई करना है पैसे को, तो आपने ये इंश्योर करना पड़ेगा कि लिबर्टी टू प्राइस योर आइटम हैज टू बी इन योर हैंड्स। तब आप मार्जिन सेट कर पाओगे। ठीक है, छोटे व्यापारियों की हम बात कर लें, किसी भी शहर में आप चले जाओ, मैं कपड़े की इंडस्ट्री से हूं तो कपड़े की बात कर लेता हूं। लेडीज़ कोई कुर्तीज़ पहनती हैं, आज व्यापारी ऐसे हैं कि 1000 रुपये की कुर्ती ला के 1050 की बेच रहे हैं। उसका रेंटल भी, उसके स्टाफ का खर्चा भी, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मेंटेनेंस भी है, फिर वो कैसे कमाएगा 50 रुपये के मार्जिन पे? पता है क्यों बेचना पड़ रहा है उसको? क्योंकि सेम आर्टिकल, सेम पीस उसका पड़ोसी भी बेच रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बिजनेस में पैसा बनाना है ना, तुम्हें वो चीज बेचनी पड़ेगी जो आसपास कोई नहीं बेच रहा होगा। वो करने का क्या प्रोसेस है? अगर आप दिल्ली में कुर्तियां बेच रहे हो तो आप जाके सूरत से लेके आओ ना। आप दिल्ली की मार्केट से लेके आ रहे हो तो सबको ही ले लेंगे। आप उन फैक्ट्रियों से जाके लेके आओ जो आपको कम क्वांटिटी में भी दे दे और थोड़ी सी मोनोपोली भी आपको दे कि भाई आपके आसपास किसी को मैं नहीं दूंगा। ये मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो ब्रांड्स बनते हैं। तो जब आप खुद से प्राइस सेट कर सकते हो कि मैं तो 1200 का दूंगा, लेना है तो ले लो, नहीं तो देख लो भाई, मेरे माल की तो इतनी वर्थ है। अब अगर आंटी आके आपके पास ये बोल रही है कि सेम चीज पड़ोस में 1150 की है और तुम बोलोगे भाभी जी माँ की कसम, गणेश जी की कसम, शिव जी की कसम, गले पे बैठा हूं, 10 रुपए भी नहीं बच रहे, ऐसे तो तुम भाभी जी को ही हैंडल करते रहोगे, पैसे को नहीं हैंडल कर पाओगे। आज भाभी जी 1150 का बोल रही है, अगले बार आएगी भाभी जी को पता चल जाएगा कि मैं जितना प्रेशर करूंगी उतना रेट तोड़ेगा। अगले बार भाभी जी तुम्हें 1120 का बोलेंगी। भाभी जी किसी की नहीं है। When I say भाभी जी, I mean to say कंज्यूमर किसी का नहीं होता है, कस्टमर किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उसको क्या चाहिए? सस्ते में माल चाहिए। अगर तुम्हें बहुत सस्ते में नहीं देना तो ये इंश्योर करना है कि भाभी जी को वो सामान और कहीं ना मिल रहा हो। बट इसका हम एक काउंटर मॉडल भी देखते हैं। दिल्ली में आप जनपद देखो, सेंट्रल मार्केट देखो, जीके देखो, सब एक जैसा सामान लेके बैठे हैं और सब मतलब वहाँ पे भी प्राइसिंग बहुत, और सबसे ज्यादा बार्गेन भी वहीं पे होती है। हाँ, वो तो एक जैसा लेके बैठे हैं सामान। तो नेहा, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं जिनको महीने के 50,000, 60,000, 70,000 कमाने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज शायद 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन जो अपने बड़े बिजनेसेस बिल्ड करना चाहते हैं, जो स्केल अप करना चाहते हैं, विजन है आगे, जो ये जनपथ में कर रहे हैं या पालिका बाजार में कर रहे हैं या लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में कर रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट को ही नहीं देखेंगे। वो समय रैना को देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? पॉडकास्ट को कौन देख रहा है? जो यहां से कुछ वैल्यू ले जाना चाहता है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता है, तभी तो वो बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट को देख रहा है। नहीं तो मुझे क्यों देखेगा? पूनम पांडे को देख लेगा। राइट। एंटरटेनमेंट, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन इंटरनेट। पॉडकास्ट कौन देखता है? और बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट कौन देखता है?
जो आज छोटा व्यापारी है या बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाना चाहता है, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है, वो जनपथ में जो बार्गेनिंग करके बेच रहा है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना यार। वो लोग तो अपना मजा ले रहे हैं। मान लो किसी महीने 50,000 कमा लिया, किसी महीने 60,000 कमा लिया, अगर किसी महीने 1.5 लाख कमा लिया तो उसमें से 60-70 हज़ार बैंकॉक में फूक के आ जाएंगे। राइट, यही होता है ना, दैट्स इट। राइट। सो अभी हम स्टार्टअप्स की जैसे बात कर रहे हैं और उनके आइडियाज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो, इसी लाइट में अगर आगे चलें, एक एआई वर्कफोर्स का मॉडल आजकल उभर के आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या है और उसका स्कोप क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, दैट इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एआई वर्कफोर्स जो है, इट इज़ एक्चुअली अ टीम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स, एआई एजेंट्स। जैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं, सबसे पहले लोगों का जो एक्सप्रेशन है ना, वो खुश नहीं होते, वो दुखी होते हैं कि मेरी जॉब जाने वाली है। इंटिमिडेटिंग है। हाँ, इंटिमिडेटिंग है यार, मेरी जॉब जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ब्यूटीफुल इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ था। जितना ब्यूटीफुल ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जितना पावरफुल ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हम सब लोगों की लाइफ्स बहुत बेटर होने वाली है। मैं 1-2 इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। मैं जिम जाता हूँ तो जिम का एग्जांपल ले लेता हूँ। मतलब जिम डोले शोले बनाने, 6 पैक बनाने नहीं जाता, शायद बनेगी भी नहीं, लेकिन ठीक है। तो जिम का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इमेजिन करो आप जिम गए, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया रिसेंटली। इमेजिन करो आप जिम गए, पहले दिन जब आप जिम गए तो एक छोटी सी मशीन वहाँ पे लगी हुई थी, उसने आपका बॉडी स्कैन करा और आपके साइज़ का सारा डेटा, आपके बाइसेप्स कितने, आपके ट्राइसेप्स कितने हैं, चेस्ट साइज़ कितना है, थाई साइज़ कितना है, ये सारा डेटा स्टोर कर लिया एक ऐप में और आपको वो डेटा दिख रहा है। आपका डाइट चार्ट उस डेटा के हिसाब से बन गया। अब 30 डेज बाद दोबारा आप उस मशीन के सामने खड़े होते हो, आपके बॉडी को स्कैन करता है और आपको ये दिखाता है कि आपके बाइसेप्स 4% इंप्रूव हो गए हैं, आपका चेस्ट जो है वो 5% इंप्रूव हो गया, आपके थाइज जो है वो 7% इंप्रूव हो गया, आपका वेट जो है वो इतना मेंटेन हुआ है। आपको वो सारे इंप्रूवमेंट्स ऑन अ चार्ट दिखते हैं कि 1 महीने में मैंने इतना इंप्रूव किया। मजा नहीं आ जाएगा? मजा नहीं आ जाएगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको डाइट आपकी रिवाइज हो जाती है बेस्ड ऑन हाउ मच इंप्रूवमेंट्स यू हैव मेड ऑन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसके बाद क्या होता है, ये ऐप जो है, ये सारे आपके जो जिममेट्स हैं सबके पास है, वहां पे कंपटीशन क्रिएट होता है कि यार नेहा ने देख कितना इंप्रूव कर लिया, मैंने तो इंप्रूव नहीं किया। वो एक कल्चर क्रिएट होता है ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। लोग दौड़ते हैं जिम की तरफ आने के लिए, भाई इस बार मैंने नेहा को हराना है। ये इस तरह की एक्साइटिंग चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, आपकी डिजिटल वॉच जो है वो इस ऐप से कनेक्टेड है। जैसे ही आप कोई चीज खाओगे, लेट्स से आपके हाथ में वाइन का ग्लास है या आप स्मोक कर रहे हो, तो आपका जो वॉच है वो ऑब्वियसली उसको पता रहेगा कि आप क्या चीज कंज्यूम कर रहे हो, राइट। इतने सेंसिटिव वो होंगे कि स्मोक अगर है तो उसको पता लग जाएगा आप स्मोकिंग एनवायरनमेंट में हो, वो आपको अलार्म करेगा। लेट्स से पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को रेगुलेट करना चाहते हैं तो वो उसमें ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा अगर स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। वो करना है नहीं करना वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, बट इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जिम गोयर की लाइफ को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हमने बात कर ली जिम की, हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आज बहुत सारे एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे कोचेस जो है बच्चों को ट्रेन करते रहते हैं, बैट को ऐसे आप स्ट्रेट ड्राइव मारो, ऐसे आप कवर ड्राइव मारो। अनिल कुंबले जो हैं उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, तो एक 5 ग्राम का एक स्टिकर, एआई पावर्ड स्टिकर बैट पे लगाया जाता है। उससे बैट का स्पीड क्या है, शॉट्स की क्वालिटी क्या है, कितने % जो शॉट्स है वो एजेस लग रहे हैं, कितने % बैट के स्वीट स्पॉट में लग रहे हैं, ये सारा जो डेटा है ना ये कोच के पास ट्रैक हो जाता है। तो अब कोच को ये पता है कि मेरे पास 25 प्लेयर्स है, इसमें से किसकी शॉट की क्वालिटी सबसे अच्छी है, किसका कवर ड्राइव सबसे अच्छा है, किसका रिस्ट सबसे अच्छा यूज हो रहा है। आप सोचो इस इंफॉर्मेशन से क्रिकेटर्स को कितना हेल्प होने वाला है, राइट। इट इज गोइंग टू डिसरप्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। ये मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, जिम का और स्पोर्ट्स का। इसी तरह सारे इंडस्ट्रीज में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, हमारी लाइफ को ना ऐसा बना देगा कि मजा आ जाएगा। हर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पॉडकास्ट इंडस्ट्री भी है, मेरा रिटेल का बिजनेस आप ले लो,
राइट। कस्टमर घर पे बैठा रहेगा, ऐप पे उसको पता चल जाएगा कि ये वाला सूट जो है ये मैं पहनूंगी तो मैं कैसे लिखने वाली हूँ, इसमें अगर मैं ब्लू कलर के झुमके पहनूंगी तो कैसे दिखने वाली हूँ, इसमें मैं रेड कलर के झुमके पहनूंगी तो कैसे दिखने वाली हूँ, इसमें मैं पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी तो कैसे दिखने वाली हूँ। ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ फ्यू ईयर्स। लेकिन लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तो नौकरी जाने वाली है। भाई टेक्नोलॉजी जो है ना उसको वेलकम करो, अपने आप को चेंज करो। क्या करना है वो भी बता देता हूं। इंडिया के अच्छे टॉप कॉलेजेस, मैं आईआईटीज की बात क्यों करता हूं, क्योंकि आईआईटीज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जब मैं उनकी बात करता हूं तो लोगों को ये मैसेज नहीं जाएगा कि भाई ये तो प्रमोट कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी को, राइट। अदरवाइज मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी नाम ले सकता हूं, बट लोगों को लगेगा ये तो प्रमोट कर रहा है। आईआईटी ज्यादा क्रेडिबल हो जाते हैं ना। ट्रू। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, फिर से मैंने वही एग्जांपल्स लिए, आईआईटी बीएचयू या कोई भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर से वही नाम ले रहा हूँ। इनके नाम पता है क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनमें बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं, जिनके साथ मेरी रेगुलरली बात होती है और वो मुझे बताते हैं कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज इन लोगों ने डेवलप किए हैं हमारे देश के जो यूथ है उनके स्किल को ब्रिज करने के लिए, वो जो स्किल का गैप है उसको ब्रिज करने के लिए। इतना अमेजिंग ये कोर्सेज हैं। क्या करना है, इंटरनेट पे जाएं और अभी लिखें आईआईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज बाय आईआईटीज। वहां पे चूज करें तुम्हें कौन सा कोर्स करना है और अपने आप को फ्यूचर रेडी करें। मजा आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब टेक ओवर करेगा इस वर्ल्ड को, विच इज गोइंग टू हैपन सून। नेहा, इंडिया, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है आने वाले फ्यूचर में या नहीं बनने वाला। एक चीज सिर्फ इंडिया कर सकता है और इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आईटी मिनिस्टर के साथ अगले 30 दिन सारे काम छोड़ दें और हमारे आईटी मिनिस्टर के साथ बैठ जाए, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बैठ जाए जो कि कल को इसको सेल करने वाले टेक्नोलॉजी को, और उनके साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्कशंस करें। जीपीयूज जो है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रहते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं, नैनो चिप्स जो रहती हैं जो इन चीज़ों में, इन टेक्नोलॉजीज पे हमारा देश काम करना शुरू करते हैं। वी नीड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। सारे जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे कॉलेजेस से जो पढ़ते हैं, जो शार्प माइंड हैं, जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं हो रहा है कि अच्छे जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, ये जाना बंद कर देंगे। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये इकोसिस्टम एक अच्छा चाहिए कि हम कुछ चीज़ें बना सकें। हमें क्यों हमारे यूथ को बाहर जाके नौकरियां करनी है। बाहर आप देखते हो ना सारे सीईओज जो हैं वो इंडिया से जाके करते हैं। क्यों करते हैं वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पे वो इकोसिस्टम नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है। बहुत अच्छे भी काम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जो टाइम है ना गवर्नमेंट का वो अननेसेसरी चीजों में जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया को ढूंढते घूम रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हो यार? इवन द यूथ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली दिस टाइप ऑफ डिस्कशंस, देन आप अपने फ्यूचर पे कब फोकस करोगे? ट्रू। तो रणवीर इलाहाबादिया जो है उसको नोटिस भेज दो, वो आ जाएगा। कहीं भाग नहीं रहा है, वो अपनी बैटल खुद देख लेगा, तुम अपनी देखो। कोई भाग नहीं रहा है, उसको फ्यूचर में भी पॉडकास्ट करने हैं। तुम भाई जीपीयूज पे काम करो, तुम सेमीकंडक्टर्स पे काम करो, ताकि जो देश का यूथ है उसको बाहर जाके नौकरियां ना करनी पड़े। राइट। सो अभी हमने जैसे एआई की टेक्नोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं कि ये सब नई अपग्रेड्स हो रहे हैं एंड अप स्किलिंग हो रही है। एआई वर्कफोर्स जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो ये मैंने उस दिन, क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम लाइक इंटरनेट सर्फिंग ही कर रही थी, तो इट जस्ट केम अक्रॉस कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एआई वर्कफोर्स। तो अब लोग उसके स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उसको कैसे समझेंगे हम? मतलब व्हाट इज एआई वर्कफोर्स एंड इस मॉडल ऑफ स्टार्टअप का मतलब, एक तो होता है कि हम अपनी लाइफ में, जैसे आपने बोला है कि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं थ्रू डिजिटल वॉचेस, थ्रू स्मार्ट वॉचेस एंड एवरीथिंग, मतलब जितने भी ऐप्स वगैरह आ रहे हैं, चैट जीपीटी आ रहा है, बट जो लोग इस मॉडल में एज एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हम क्या समझें? देखो, उनके लिए क्या समझे, इसका एग्जाम्पल हम डीप सीक से ले सकते हैं। Okay. पहले चैट जीपीटी आया था, अब डीप सीक चाइना के किसी कंपनी ने बनाया। इनफैक्ट जिस कंपनी ने बनाया है ना, वो टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, वो कोई और कंपनी है और उनका एक साइड प्रोजेक्ट है जो जिन लोगों ने ये बना दिया है। जब चैट जीपीटी आया था
तो शुरू के 18 दिन में कुछ 8 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे, और डीप सीक जब आया है तो 18 दिन में करीब 15 मिलियन डाउनलोड हुए हैं। चैट जीपीटी फंडिंग लेने की कोशिश कर रहा है 40 बिलियन। अगर आज डीप सीक फंडिंग लेना चाहे ना तो उसको 1000 करोड़ बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिल सकती है। अगर डीप सीक आज ये अदानी साहब को फोन करे ना डीप सीक, और ये बोले कि तुम्हारा अदानी गैस जो है वो मेरे को दे दो, डीप सीक तुम्हारा हो जाएगा, वो कहेंगे ठीक है ले लो। दिस इज हाउ पावरफुल दीज AI एप्स आर। ये इनकी वैल्यू है। चाइना बहुत देशों से लड़ाई कर रहा है कि तुम मेरे डीप सीक ऐप को क्यों बैन कर रहे हो, प्राइवेट ऐप है। उसके लिए चाइना इतने सारे कंट्रीज पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जैसे ताइवान है उसने बैन कर दिया है, बहुत सारे और कंट्रीज है, जापान है, आई थिंक जर्मनी ने भी ऑब्जेक्शन किया है बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी एटसेट्रा। इस तरह के ये एप्स हैं जो पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था कि इंडिया में जो इस तरह के स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं, लोग AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो मैंने 2 आपको एग्जाम्पल लिए थे कि जिम के लिए ऐसी एक AI बेस्ड ऐप बनाया जाए, या क्रिकेट के लिए एक AI बेस्ड चिप बनाया जाए, यही तो स्टार्टअप्स हैं। इन्हीं पे तो ये जो AI वर्कफोर्स काम कर रहे हैं वो इन्हीं पे तो कर रहे हैं। तो यूथ इन पे काम करने की कोशिशें कर रहा है। अभी यूथ जब इस पे काम कर रहा है तो वो रेडी कहाँ से हो रहा है? वो रेडी हो रहा है जो अपने टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ से जो कोर्सेज करके आए हैं, या इंडिया के बाहर से जो थोड़ा सा अभी एनहेंस्ड कोर्सेज वहाँ पे हैं, वहाँ से करके ये यहाँ पे आए हैं और करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर आप AI इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप करते हो और वो थोड़ा सा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर गया तो तुम्हें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फंडिंग होगी ना, आपके घर पे आके इन्वेस्टर आपको करोड़ों रुपए आपके ऊपर फेंकेंगे। क्या हम इस डिस्कशन से ये समझ सकते हैं कि AI जो है जो कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है उसके लिए थ्रेटनिंग है, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इट्स लाइक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी? नहीं, ऐसा नहीं समझ सकते? बिल्कुल भी नहीं। कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, अब हम दोबारा से उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कॉर्पोरेट में एक वर्ग ऐसा है जो अपने स्किल्स पे काम करता है, अपने आप को आगे ले जाना चाहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, कोर्सेज अटेंड करेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत फास्टर होने वाली है। एक वर्ग ऐसा है जो कॉर्पोरेट्स में अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव कहता है। वो इंस्टाग्राम पे अनमोल के रील्स देखता है और उसको ये लगने लग गया है कि मैं कॉर्पोरेट स्लेव हूँ, मेरा तो कोई यहाँ पे कोई मेरा सोचने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि इनको ये लगता है कि उनको ग्रो करवाने की जिम्मेदारी उनकी कंपनी की है। इतना कंपनी के बारे में बिचिंग कर करके अपने आप को नेगेटिव बना लेते हैं कि वो अपने आप को किसी भी पॉजिटिव चेंजेस के लिए तैयार ही नहीं करना चाहते। तो कॉर्पोरेट में जो लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए AI बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। लेकिन जो लोग नहीं सीखना चाहते, अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव्स बोलते हैं, हर 2, 3, 4, 6 महीने में, साल भर में कंपनियां चेंज करते हैं, ऐसे लोगों का तो वैसे ही करियर कुछ नहीं है। इन लोगों को तो नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है, जहां पे भी जाएंगे तो थोड़े साल AI की नेगेटिविटी स्प्रेड कर लेंगे। तो दीज पीपल आर होपलेस और उनका कुछ नहीं होना है। राइट, मतलब AI आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट करेगा ये आपके विजन और पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। 100%। कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो आती है, कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर्स में लोगों ने बैंक्स थे, गवर्नमेंट जो बैंक थे वो अब भी ढंग से कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। आप किसी गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो जो बैंक है जिसमें कहते हैं कि तुम काउंटर नंबर 16 पे चले जाओ, 17 पे चले जाओ, वो जो कल्चर है वहाँ पे आज भी कंप्यूटर ढंग से नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि वो कंप्यूटर को वेलकम ही नहीं कर पाए जब कंप्यूटर आया। लेकिन प्राइवेट आप किसी भी बैंक में चले जाओ, ये था कि सीखना है तो सीखो, नहीं बाहर निकलो, तो उन्होंने सीखा, आज वो अच्छे से अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, आप उस नई टेक्नोलॉजी को कितना अच्छे से वेलकम करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, यू हैव टू मैच द पेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। 100%। सो एक और मॉडल पे आते हैं, एयरबीएनबी के मॉडल पे एज अ स्टार्टअप। सो एयरबीएनबी का मॉडल कैसे आपको पे करता है, उसका क्या फ्यूचर है? एंड इसी लाइट पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक मूवी मैंने देखी थी द हॉलीडे करके, उसमें एक्सचेंज करते हैं, होम एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं,
वो इंडिया में पॉसिबल हो सकते हैं? मतलब कंसिडरिंग कि हम कितने रंगीन किस्म के लोग हैं, हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, सो आपको लगता है ये होम एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंडिया में चल सकते हैं? और एयरबीएनबी का क्या फ्यूचर है? एयरबीएनबी की पहले बात कर लेते हैं। एयरबीएनबी क्या रहता है कि जैसे मान लो मेरा घर है, उसमें 3 रूम्स हैं, मैं एक ही रूम यूज़ करता हूँ, 2 रूम्स को लेट आउट करना चाहता हूँ, और मेरे घर का बनावट ऐसा है कि कोई अगर एक रूम में रहना चाहे तो मेरे रूम से उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, या फिर मेरा एक एक्स्ट्रा घर है जिसको मैं एज अ होटल रन करना चाहता हूँ, तो उसमें लोग एयरबीएनबी में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर किसी ने एयरबीएनबी में रजिस्टर करना है तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो टूरिज्म की वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में किसी मीडिएटर के थ्रू चीज़ें होती है, आपको पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू हो जाता है। लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट रेकमेंड यहाँ पे करूँगा, जब हम स्टेज की बात कर रहे हैं तो इंडिया में होटल्स बहुत सारे हैं, होम स्टेज भी बहुत सारे हैं। 1000 से 1500 रुपए की रेंज में आपको किसी भी सिटी में ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जो एक बहुत बड़ा वॉइड जो है ना, वो है 300 रुपए से 500 रुपए के बीच में रूम्स नहीं मिलते हैं। अब 300 से 500 के रूम्स क्यों चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग रहते हैं, देखो इंडिया कोई रिच कंट्री नहीं है जहाँ पे हर किसी के पास पैसा है। बहुत सारे लोग रहते हैं, एक दिन अहमदाबाद में गए, उसको सोने के लिए एक बेड चाहिए और ठीक ठाक सा वॉशरूम और बाथरूम चाहिए, उसको पूरा रूम चाहिए ही नहीं होटल का, ठीक है। वो ओयो में 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये नहीं खर्च करना चाहता, किसी अच्छे होटल में तो ऑब्वियसली नहीं रहना चाहता। तो इंडिया में कैप्सूल रूम्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें एक सिर्फ बेड हो जिस पे आप सो पाए, जैसे एक पीजी हो गया, इस तरह से एक बेड हो। हॉस्टल्स वगैरह भी जो होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, लेकिन पॉड्स जो आजकल बैंगलोर में एक नया कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ था कि ठीक ठाक सा पॉड है, जैसे जो एसी बसेस रहती है उसमें जितना स्पेस रहता है उसमें आप सिर्फ सो सकते हो, और एक कॉमन टॉयलेट और वॉशरूम्स वगैरह रहते हैं लेकिन क्लीन रहते हैं, ठीक है। बैंगलोर में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका रीज़न आपको बताता हूँ क्या है। इन्होंने जो ये रूम्स बनाए, जो कैप्सूल रूम्स बनाए, उनका इंटीरियर में इतना पैसा खर्च कर दिया कि इनको अब जो कॉस्ट एक रूम का है वो फिर से 1000 से 1500 आ गया। तो जो वो पर्पस था लोगों का, अगर किसी ने 1000-1500 रुपए खर्च करने हैं तो वो किसी छोटे मोटे होटल में रुक जाएगा। वो तुम्हारे पास इसलिए आता कि तुम उसको बोलते कि भाई 300 रुपए में रूम है, एक बेड मिल जाएगा, ठीक ठाक सा वॉशरूम और बाथरूम मिल जाएगा। ये फैसिलिटी वाला एक वॉइड है जो शायद हम फिल कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें आपको करनी हो तो आप एक पुरानी बस लेके उसमें भी 8 से 10 कैप्सूल बेड्स बना सकते हैं और वहाँ पे भी ये फैसिलिटी आप रन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा वॉइड है। ऐसे स्टार्टअप कोई करना चाहे ना, उसमें तो मैं खुद भी पैसे डाल दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट मैं इस स्टार्टअप को लेके हूँ। राइट। और जब आप, मैं बस का क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं बस का इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट से रेगुलेशंस वगैरह लेने पड़ेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन मैं मूवेबल चीज़ों का क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेलवे स्टेशन के पास हो, बेटर होता है। बस स्टॉप्स के पास हो तो वहाँ पे आज की तारीख में तुम घर तो नहीं ले पाओगे, राइट। तो इस तरह के मूवेबल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अगर ये आप सेटअप कर पाओ विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की जगह रहती है जहाँ पे आप रेंटल्स लेके ये सब चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो ये एक ट्राई किया जा सकता है स्टार्टअप, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो ये कौन से, जैसे ये टूरिज्म से रिलेटेड तो नहीं है, ये आप मतलब टूरिज्म से रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड है, या ये बिजनेस वालों के लिए भी, ये किसी भी सिटी में किया जा सकता है? अब आप ओयो की बात कर लो, हाँ। तो है तो एक बिजनेस, लेकिन टूरिज्म से तो रिलेटेड है ना। कोई घूमने जा रहा है, मान लो आज कोई अयोध्या जा रहा है और उसको 400 रुपए के रूम में रहना है तो नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो अगर आप एक ऐसा स्टार्टअप करते हैं तो वो बढ़िया है ना। ओयो फॉर एग्जाम्पल है, ओयो क्यों सक्सेसफुल हुआ था? ओयो इसलिए सक्सेसफुल हुआ था कि लोगों को सस्ते होटल्स चाहिए थे। अब मैं उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिसको ओयो में भी नहीं जाना, उससे भी सस्ता, क्योंकि इंडिया में जो बड़ा वर्ग है ना वो ऐसा है जिसको 1000 रुपए का होटल भी महंगा लगता है। आई एम श्योर आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते होंगे जिसको 1000 रुपए का, लोगों का जो एक स्टेटमेंट रहता है ना वो ये रहता है, यार सोना ही तो है रात को।
8 बजे रात को होटल में जाते हैं, सुबह 8 बजे उठ के चले जाते हैं और इसके बीच में मोस्टली सोते ही तो हैं। फैमिली के साथ आप हनीमून करने जा रहे हो वो एक बात अलग है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जा रहे हो वो बात अलग है, उसमें आप रिजॉर्ट्स में रहो, जहाँ रहना है रहो। लेकिन एक आदमी है जो रात में होटल में 9 बजे पहुंच रहा है, सुबह 7 बजे निकल रहा है, वो 300-400 रुपये में रुकना चाहता है, भाई मेरे को सोने की जगह दे दो, वॉशरूम दे दो। ऐसा एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है जिसको कैप्चर नहीं किया जा रहा और करा जा सकता है। राइट मतलब यहाँ हम वो लोग, जैसे आपने अयोध्या की बात करी या किसी और टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग आते हैं वो जगह देखने। अब अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो वहाँ पे क्या ये मॉडल चलेगा? बिकॉज यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे टूरिस्ट साइट्स उतनी नहीं है। दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली स्टिल वहाँ पे है, बट अदरवाइज अगर कोई एनसीआर में आ रहा है, सो प्राइमरीली बिजनेस या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आएगा, तो उसके लिए, उस वर्ग के लिए चलेगा। लोग ज़्यादा ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? लोग ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए। दिल्ली की आप बात कर रहे हो तो दिल्ली के बड़े मार्केट्स आप देख लो, चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, गांधीनगर, टैंक रोड, कितने सारे, सदर बाज़ार, फतेहपुरी, कितनी मार्केट्स दिल्ली में हैं। यहाँ पे लोग पूरे इंडिया से आते हैं और रात को रुकते हैं, और ये छोटे व्यापारी रहते हैं जिसको 1000 रुपये का होटल बहुत महंगा लगता है, तो दिल्ली में तो डेफिनेटली चलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं लक्ष्मी नगर वगैरह, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स देने के लिए आते हैं या कोचिंग के लिए इंक्वायर करने आते हैं, उनको एक रात के लिए रुकना होता है, 100% चलेगा। इंडिया के किसी भी सिटी में टियर 3 में तो शायद नहीं चलेगा, टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में 100% चलेगा। लोगों को 300-400 रुपये में होटल्स चाहिए होते हैं, भाई मेरे को सोने की जगह दे दो बस, वॉशरूम हो, ठीक ठाक सा बाथरूम हो, ये लोगों को चाहिए। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें मैं अपना पर्सनल पैसा बेट कर सकता हूँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉइड है जिसको कोई टच नहीं कर रहा है। होम स्टेज है इंडिया में, ऐसा नहीं है होम स्टेज नहीं है, लेकिन हर जगह अवेलेबल होना, एक ब्रांड के साथ अवेलेबल होना। आज लोग ट्रस्ट के साथ होना। आज लोग होम स्टेज में रहना, बहुत सारे लोग तो प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सेफ्टी वो रहते हैं कि सेफ्टी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो अगर वहाँ पे एक ब्रांड अटैच हो जाए ना वहाँ पे, तो लोग फिर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। राइट आपने अभी एक वॉइड की बात करी, अगर उसको हम एक और लेवल पे लेके चलते हैं, मिस्टेक्स, अगर हम बोलें कि कुछ फेटल मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए, सो व्हाट वुड यू से? फेटल मिस्टेक्स, एक मिस्टेक जो स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन कर रहे हैं, इसमें मैं बहुत बड़े स्टार्टअप्स के एग्जांपल नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो बीच के साइज के बिजनेसेस हैं उनका एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। आई थिंक उन्हीं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हीं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, निखिल कमात तो शायद बैठ के इस पॉडकास्ट को नहीं देख रहा होगा। They can afford to have mistakes, like yeah. Right, they can do that. Okay. तो एक जो मिस्टेक बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, एक हमें ना IIM अहमदाबाद में केस स्टडी समझाया गया था, एक एग्जांपल दिया गया था, वो था कछुए का। तो कछुए में क्या होता है, कछुए के ऊपर से अगर कोई छोटी एक कार भी चली जाए ना तो शायद कछुए को कुछ नहीं होगा, उसकी जो बैक रहती है इतनी सॉलिड रहती है। लेकिन अगर आप हाथ से कछुए को टर्न कर दो ना तो वो शायद मर सकता है, वो पलट के अपने आप को शायद सीधा भी ना कर सके। कुछ केसेस में वो कर लेते हैं, कुछ में नहीं भी कर पाते। कुछ कछुए इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको टर्न कर दिया है। रीज़न क्या है? कछुए की जो सारी शक्ति जो रहती है ना, सारा जो उसका स्ट्रेंथ है वो उसकी कमर में रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक बंदे के हाथ में दे देते हैं। जैसे ही आप एक बंदे के हाथ में अपनी सारी स्ट्रेंथ दे देते हो, अगर वो टर्न अराउंड कर जाए तो आपका धंधा गिर जाता है। तो कभी भी ये गलती ना करें। आपने कोई सीनियर मैनेजमेंट में एक बहुत सीनियर बंदा हायर करा है, उसको सारी अथॉरिटी ना दें। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आप अथॉरिटी दें। आपकी जो मार्केटिंग टीम है उसको बराबर की अथॉरिटी दे, HR डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दे, आपका प्रोडक्शन टीम है उसको अथॉरिटी दे। सबको ना बराबर की अथॉरिटी होनी चाहिए और बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कल को अगर आपकी कमर जो है वो टूटती है तो पूरा जो प्रेशर है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लोग उस सिस्टम को आगे बढ़ा सकें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी गलती है जो छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, एक बंदे को हायर कर लेते हैं और उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हैं। वो गलत कर रहा है सही कर रहा है वही जाने। ऐसा कभी भी ना करें, ये एक फेटल मिस्टेक हो सकती है। राइट
सो ग्रीड को हम बिजनेस में पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप में आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए, ग्रीड होनी चाहिए, तो वो क्या पॉजिटिव लाइट में देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप्स? देखो, ग्रीड एंड स्टबननेस, जिद बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है, आपके अंदर वो जिद नहीं है कि यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, तो आप शायद लाइफ में बड़ा कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप जो कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे। लेट्स से मैं किसी का भी एक एग्जांपल दूं, मैं अपना ही एक एग्जांपल लूं। नेहा, मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, मेरे को क्यों ही कंटेंट क्रिएशन करने की ज़रूरत थी, मेरे को क्यों ही पॉडकास्ट करने की ज़रूरत थी, मेरे को क्यों ही आपके शो में आने की ज़रूरत थी, राइट? मैं क्यों आया, मैंने ये सब चीज़ें करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, और मुझे लोगों को इंस्पायर करना है और लोगों को रीच आउट करना है। मेरे को मज़ा आता है जब वो मुझे लोग डीएम करते हैं कि सर आपने वो इन्फॉर्मेशन दिया था जिससे मैंने बिज़नेस को मैं शुरू कर पाया, तो वो किक मिलती है लाइफ में, कुछ नया कर पाने की वो और ज़्यादा किक मिलती है। तो जब तक आप अपने लाइफ से और नहीं मांगोगे तो लाइफ आपको नहीं देगी, राइट? माँ भी, बच्चा भी जो है जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, किचन में काम करती रहेगी 4 घंटे 5 घंटे बच्चा खेलता रहे। जब बच्चा रोता है ना तभी माँ दूध पिलाती है। तो लाइफ भी वही माँ है, जब तक तुम रोगे नहीं ना, जब लड़ोगे नहीं, माँ के कपड़े नहीं पकड़ के खींचोगे, तब तक वो आसानी से तुम्हें कुछ नहीं देगी, राइट? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक जिद होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, यार लाइफ में मेरे को कुछ करना है, नहीं तो चली रही है लाइफ। तो ये तो हमने बात करी कि आगे बढ़ने के लिए हमें वो पैशन चाहिए जी। लेकिन अभी जो बंदा नया नया स्टार्टअप कर रहा है उसको फेलियर्स भी फेस करने पड़ेंगे, ऑब्स्टैकल्स भी फेस करने पड़ेंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी और उनको गाइड करें कि हाउ टू डील विद दैट। हम में जिद और ग्रीड तो आ गई, हम उस पाथ पे तो फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रेस में आके पता चले कि सब कुछ जो रहा था वो भी गंवा दिया, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे डील करें? देखो, फेलियर्स की बात कर लेते हैं। फेलियर जो है ना एक बहुत क्रिटिकल टर्म है। अभी फेलियर को ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है, ठीक है? एक टाइम था जब हम शायद छोटे थे तो लोग फेल होने से डरते थे, अब फेलियर को लोग सेलिब्रेट करते हैं। फेलियर को सेलिब्रेट करना भी ठीक नहीं है। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों है। आज हमारे 90% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, उनमें से मोस्ट बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको शायद पहले दिन से ही पता था मैं फेल होने वाला हूँ, उन्होंने बिना तैयारी के ही बिजनेस शुरू कर दिया था। वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ ओके व्हेन यू फेल आफ्टर यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस टू सक्सीड, लेकिन आपने सक्सेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था। मैं तो फेल करके ही सीखूंगा। तो जब मेरे से कोई पूछता है ना कि भाई बिजनेस शुरू करने का या स्टार्टअप शुरू करने का सही एज क्या है, सही टाइम क्या है, तो मैं उनको बोलता हूं कि इन लोगों को तुम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक बड़े बाप की औलाद, एक छोटे बाप की औलाद। बड़े बाप की औलाद ये जिसके पास बहुत पैसा है। अब अदानी का बेटा है, वो कुछ भी बिजनेस शुरू कर ले, फ्लॉप हो जाएगा तो दूसरा शुरू कर लेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, राइट? तो बड़े बाप की औलाद जो है वो किसी भी एज पे कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक युवा ऐसा, एक वर्ग ऐसा है जिसमें से मैं भी आता हूं। हमारे पास बहुत लिमिटेड पैसे होते हैं। एक बार 10 लाख रुपए परिवार ने दे दिए या 5 लाख रुपए परिवार ने दे दिए, एक बार अगर बिजनेस फेल हो गया तो शायद लाइफ में दोबारा बिजनेस शुरू करने का मौका ना मिले। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि मैं पहले बार में ही सक्सीड करूं। वो पहले बार में सक्सीड करने के लिए आपको नंबर 1 उस चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी ज़रूरी है। चाहे आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, चाहे कोर्स करो, अगर आपने कॉलेज में वो पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है। नंबर 2, आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसका पहले एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 साल काम कर लो। अगर आप छोटी नौकरी करोगे तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मामा मौसी क्या सोचेंगे, वो तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा ना, तब भी सोचेंगे और ताने देंगे, मैंने तो बोला ही था नहीं चलेगा। लेकिन ये सुनता किसकी है? तो छोटे मोटे काम धंधे पहले नौकरियां कर लो, फिर छोटे मोटे काम धंधे शुरू करके फिर बिजनेस बिल्ड करना शुरू करो, राइट? बहुत सारे पैसे हैं तो कभी भी कर लो, फेल हो जाओगे उससे सीख लो। तो जो लोग फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं फेल हो गए, भाई कोई बात नहीं है फेल हो गए तो, लेकिन जब तुम फेल होते हो ना तुम्हारे साथ पूरा देश फेल होता है। अब जब ये 90% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में पैसा नहीं डाल रहे हैं। क्यों नहीं डाल रहे हैं? उनको क्या मैसेज जा रहा है कि इंडिया में इकोसिस्टम जो है ना वो स्टार्टअप वाला है ही नहीं। तो तुम फेल हो रहे हो, अगले बच्चे को फंडिंग नहीं मिल रही है। आप यू आर पार्ट ऑफ दैट डेटा नाउ। 100%।
तो तुम फेल इसलिए हुए हो कि क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलतियां करी जिसको तुम पहले ही सुधार सकते थे। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेलियर की तैयारी की है तुमने सक्सेस की तैयारी नहीं करी है, वो प्रॉब्लम है। तो व्हेन यू फेल, नेशन फेल्स विद यू, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। डोंट सेलिब्रेट फेलियर अनलेस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस बट यू फेल्ड। राइट। सो पार्टनरशिप पे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे कि बिजनेस में पार्टनरशिप, स्टार्टअप्स में पार्टनरशिप क्योंकि पार्टनरशिप्स का मैंने नेगेटिव ही सुना है, लोगों की चलती नहीं है पार्टनरशिप। सो वुड यू रिकमेंड इट? देखो, पार्टनरशिप्स नहीं चलती हैं ये बात ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप आपको शायद उस लेवल पे ले जा सकती है जहां पे अगर आप स्प्लिट भी करोगे तब भी आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से कोई एआई का स्टार्टअप आज शुरू करना चाहता है, तो एआई का स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई ऐसी टीम चाहिए जो आपकी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करे, और फिर एक टीम चाहिए जो आपकी टेक्नोलॉजी को मार्केट करेगी। अगर हम दो मेजर उसमें बात करें तो ठीक है। अगर एक आपको आईआईटीएन मिल रहा है, ठीक है, जिसने लेट्स से आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी है, वो आपके ऐप को बना सकता है, ठीक है, और आपको एक मार्केटिंग वाला बंदा मिल रहा है जिसने अच्छे कॉलेज से मार्केटिंग में एमबीए किया है। ये दोनों अगर पार्टनरशिप करते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सिनर्जीज कमिंग टुगेदर, ठीक है, एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ब्रेन्स एक साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरली लोग जब पार्टनरशिप करते हैं तो क्या करते हैं? भाई 25 लाख मेरे पास है, 25 लाख मेरे पास है, 50 लाख में एक धंधा शुरू कर लेते हैं। नहीं, पैसे के लिए पार्टनरशिप मत करो। आप दोनों जो हो, क्या आप सिनर्जी क्रिएट कर रहे हो मिलके? ठीक है, क्या हाँ, क्या जब आप बैठोगे, डेली तुम्हें बैठना पड़ेगा ना यार। हो सकता है ये वाला जो बंदा है 8वीं फेल और ये वाला एमबीए है, तो इनकी कभी बात ही नहीं बन पाएगी, ये रोज झगड़ के मर जाएंगे। इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल अलग है। इसलिए पार्टनरशिप्स फेल होती है, क्योंकि जो जनरली हम पार्टनरशिप्स देखते हैं वो उन लोगों की देखते हैं जो हमारे आसपास है, और वो पार्टनरशिप्स इसलिए शुरू कर लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख है, तेरे पास 10 लाख है, 20 लाख लगा के धंधा शुरू कर लेते हैं। नहीं, क्या दोनों लोग जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? एक दूसरे को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसी स्किल दे सकते हैं, ऐसी नॉलेज दे सकते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करें? तो पार्टनरशिप्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तब इंपॉर्टेंट है जब दो फाउंडर्स जो हैं उनके स्किल सेट में कुछ मैच हो, दोनों के पास कुछ कॉमन पॉइंट्स हो डिस्कशंस के लिए, ठीक है, तब इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप्स में पार्टनरशिप्स काम करते हैं, छोटे काम धंधों में पार्टनरशिप्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्टनरशिप का जो रहता है वो पैसों को मिला के बिजनेस करने का होता है। दैट्स अ वेरी रैशनल आंसर। सो बिफोर वाइंडिंग अप, एक आप जाते जाते कुछ एक ऐसा बताएं कि 20+, 30+ और 40+, इन कैटेगरीज में लोगों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एक वो होता है ना कि एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन फॉर पीपल एंड अ नाइस टेक अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। जी, ओके। सो नेहा, 20 से 30 साल की जो एज है उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आप अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करो। जैसे कहा जाता है कि कंपाउंड जो आपका इंटरेस्ट रहता है, जब कंपाउंडिंग जो है वो आपके पैसे को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही जो आप अर्ली एज में स्किल्स डेवलप करते हो अपने अंडर वो भी कंपाउंड होती हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ती ही है, उसको आप धीरे धीरे करके अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो 20 से 30 साल की जब एज में आप हैं तो आप अपने स्किल्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करें। 30 साल से 40 साल की एज में जब आप हैं तो उस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, साथ साथ थोड़ा सा जो पैसा है वो फ्यूचर के लिए भी बचाना शुरू करें। SIPs में आप पैसा डाल सकते हैं, स्टॉक्स में डाल सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो FD में ना डालें, ठीक है। 40 साल के बाद आपके बच्चे होते हैं, आप उनकी लर्निंग में पैसा इन्वेस्ट करें, उनके एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करें, और अब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक रेकमेंडेड है, बाकी तो लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच राहुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत सारे, पर्सनली भी बहुत सारे टेक अवेज, एंड आई एम प्रीटी श्योर हूसोएवर इज वाचिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। इट इज़
प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई जस्ट विश अभी आगे और भी टॉपिक्स पे हम बात ज़रूर करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल बीइंग हियर। जितने लोगों ने भी पॉडकास्ट देखा भाई, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि तुम लोगों ने पॉडकास्ट देखा। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें देखने के, लेकिन तुमने पॉडकास्ट देखा है, टाइम लगाया है। और नेहा के पेज को सब्सक्राइब कर लेना नहीं करा है तो, और मेरे भी पेज की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डालेंगे, उसको भी करना। थैंक यू। एंड योर इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ स्टार्ट्स from here. Thanks. So thank you. You're welcome. So you just finished watching this interesting conversation with Rahul on entrepreneurship and money. For more such interesting conversations and or interesting podcasts के लिए do follow and subscribe to That's a Podcast.